राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित करने के बाद आज चौथे दिन से विधिवत पूजन शुरू हो गया है। आज अयोध्या में प्रातः 9 बजे अरण्य मंथन से अग्नि प्रकट हुई। उसके बाद पूर्ण गणपति आदि स्थापित देवताओं का पूजन, द्वारपालों द्वारा सभी शाखाओं का वेद पारायण, देव प्रबोधन, औषधाधिवास, केसराधिवास, घृताधिवास, कुंड पूजन, पंचभू संस्कार हुआ। अरण्य मंथन द्वारा प्रकट हुई अग्नि की कुंड में स्थापना सहित सभी पूजन विधियों को पूर्ण किया गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज अयोध्या के दौरे पर हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा की सभी तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। खास बात ये भी है कि इसी के साथ सभी पूजन विधियों को पूर्ण करने के बाद आज शाम से ही सायंकालीन आरती और पूजन भी शुरू होगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज़ 24। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई दूसरी विशिष्ट हस्तियां भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसमें से 506 बड़ी हस्तियों को उत्तर प्रदेश सरकार का विशेष अतिथि का दर्जा हासिल होगा। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा, मुकेश अंबानी, देश के महानायक अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी, अभिनेता प्रभास सहित करीब 506 राज अतिथि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी होंगे। इनमें से बड़ी संख्या में विशिष्ट जनों ने समारोह में आने के लिए अपनी स्वीकृति पहले ही दे दी थी, जबकि अन्य की स्वीकृति आना अभी बाकी है। पूरी सरकारी मशीनरी इनकी व्यवस्था में जुट गई है। फिल्मी जगत से अनुपम खेर, अल्लू अर्जुन, उषा मंगेशकर समेत तमाम दूसरी बड़ी हस्तियों को भी योगी सरकार में विशेष अतिथि का दर्जा प्राप्त होगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। गुजरात में बने 12 शिलालेखों में दर्ज हुआ राम मंदिर का इतिहास। वडोदरा से अयोध्या पहुंचे शिलालेख। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आज पूरा देश उत्सव मना रहा है और अपने तरीके से योगदान दे रहा है। ऐसे में गुजरात में भगवान राम के नवनिर्मित मंदिर के लिए अहम योगदान दिया जा रहा है। मंदिर की वास्तुकला, डिजाइन, शिल्पकाम, ध्वजदंड, स्वर्ण तख्त, नगाड़ा, विशाल अगरबत्ती, अजय बाण, भव्य दीपक सहित कई सामग्रियां अयोध्या पहुंची है। इसी क्रम में राम मंदिर में लगने वाले शिलालेख भी वडोदरा से मंदिर के लिए रवाना कर दिए गए थे। इन शिलालेखों में मंदिर का इतिहास और वर्तमान दर्ज किया गया है। वडोदरा शहर में 12 शिलालेख बनाए गए हैं। 5 फीट लंबाई और 3 फुट चौड़ी इन शिलालेखों पर मंदिर निर्माण की पूरी रूपरेखा दर्ज की। वडोदरा के रहने वाले हिमांशु बलगामिया और धवल बलगामिया ने इन शिलालेखों पर अपनी कला से इतिहास दर्ज किया है। जल्द ही राम मंदिर का इतिहास राम मंदिर प्रांगण में बने हॉल के अंदर इन शिलालेखों के माध्यम से दर्शकों को देखने को मिलेगा। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेन्द्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। एक तरफ आज सुबह राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने बेटे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और करीब 30 मिनट तक मुख्यमंत्री से बंद कमरे में दोनों के बीच मुलाकात हुई। ऐसा माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। दूसरी तरफ आज बीजेपी ने विधानमंडल की बैठक बुला ली है, जिसमें तमाम बीजेपी के विधायक और विधान परिषद के सदस्य इस बैठक में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री से मिलने के बाद मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया कि महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है और हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने इसलिए गए थे कि सीट शेयरिंग पर अभी तक महागठबंधन में आम सहमति नहीं बनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन सब मुद्दों को लेकर बिहार में एक बार फिर से अटकलों का जो बाजार है वह गर्म हो गया है। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की सुबह महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंचे। प्रधानमंत्री का स्वागत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने कई सारे सरकारी योजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें देश के सबसे बड़े लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी शामिल रहा। पीएम ने महाराष्ट्र के लोगों को लगभग 2000 करोड़ रुपए की सौगात दी। इनमें 8 अमृत परियोजनाओं का आधारशिला भी रखा गया। पीएम ने सोलापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए करीब 90,000 से अधिक घरों को भी हितग्राहियों को सौंपा। इस दौरान पीएम काफी भावुक दिखाई दिए। पीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले समारोह के बारे में बात करते हुए पीएम ने कहा कि ये समय हम सभी के लिए भक्ति भाव से भरा हुआ है। 22 जनवरी को ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। पिछले 10 दिन के अंदर प्रधानमंत्री का यह दूसरी बार महाराष्ट्र का दौरा था।
इससे पहले 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नासिक और नई मुंबई पहुंचे थे और देश के सबसे बड़े समुद्री पुल का उन्होंने उद्घाटन किया था। महाराष्ट्र के बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु और कर्नाटक के दौरे के लिए निकले। कैमरा पर्सन आंचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से 3 दिनों की अपने नॉर्थ ईस्ट की यात्रा पे हैं। आज वो मेघालय की राजधानी शिलांग में है, जहां पे असम राइफल्स के शहीद हुए जवानों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा कल वो असम पहुंचेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में जो भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी की है वो भी नॉर्थ ईस्ट में चल रही है। इसके अलावा तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट से एक तरफ राहुल गांधी ने जो अपनी भारत न्याय यात्रा शुरू की है, दूसरी तरफ ये जो नॉर्थ ईस्ट का दौरा है काफ़ी अहम गृह मंत्री का माना जा रहा है कि जिन राज्यों में बीजेपी को अपनी स्थिति को बेहद मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है, वोट में तब्दील करना है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसमें कि बीड़ा उठाया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और देश के प्रधानमंत्री ने शुरुआती दौर में। कैमरामैन अजय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल ईडी पूछताछ करेगी। ईडी की यह पूछताछ मुख्यमंत्री आवास में ही होगी और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने का आग्रह ईडी ने झारखंड के डीजीपी और मुख्य सचिव से की है। ईडी की तरफ से झारखंड के डीजीपी और मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि कई आदिवासी संगठनों ने ईडी का विरोध करने का ऐलान किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री आवास के साथ ही ईडी दफ्तर और वहां से जो अधिकारी पूछताछ करने जाएंगे उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए सुरक्षा बल मुहैया कराए जाने की मांग की गई है। हेमंत सोरेन ने ईडी को जो पत्र भेजा था उसमें 20 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास में पूछताछ करने के लिए कहा था और इसके बाद ईडी ने पूछताछ के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि खनन घोटाले मामले और पीएमएलवाई के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी है और इसको लेकर ईडी 7 बार उन्हें पहले भी सम्मन दे चुकी थी। रांची से आकाश सिंह और कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो गया। परंपरा के अनुसार इस सत्र की शुरुआत राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से हुई। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने नई भजनलाल सरकार की योजनाओं को लेकर रोड मैप रखा। साथ ही पिछले 5 साल तक कई बार कैबिनेट में पारित बातों को ही राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में पढ़ा और इस बार भी उन्होंने बीजेपी सरकार के कैबिनेट में पारित अभिभाषण को पढ़ा, जिसमें पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजनाओं की कई कमियों के बारे में भी बताया और यह बताया कि किस तरह से आने वाले दिनों में नई बीजेपी सरकार राजस्थान की जनता के लिए काम करने वाली है। कई जगह पर भ्रष्टाचार, अपराध बढ़ने की बात भी पुरानी सरकार में उन्होंने कही और कहा कि नई भजनलाल सरकार किस तरह से इन अपराधों पर रोकथाम लगाएगी। 450 रुपए के गैस सिलेंडर योजना, आयुष्मान भारत के स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में भी उन्होंने बातचीत की। तो राज्यपाल ने अपनी तरफ से नई भजनलाल सरकार की कार्य योजनाओं को लेकर अपने अभिभाषण में जिक्र किया और बता दिया कि सरकार आने वाले दिनों में किस तरह से जनता के लिए काम करने वाली है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों को देखते हुए हरियाणा की राजनीति पूरी तरह गरमाई हुई है और इसी के चलते ही जो एसआर ग्रुप है उसने भी अपनी जन संदेश जो यात्रा है वो हिसार से शुरू की हुई है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला के साथ साथ कुमारी शैलजा और किरण चौधरी इस यात्रा को लोगों के पास लेके जा रहे हैं। और वहीं पर कांग्रेस के जो हरियाणा के इंचार्ज है दीपक बाबरिया ने भी एक पत्र के थ्रू स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस का जो असल प्रोग्राम यही है, जिसकी शुरुआत जींद से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की थी, क्योंकि अब सभी को असमंजस ये है कि कौन सी कांग्रेस असली है। कहीं ना कहीं कांग्रेस में आपसी खींचतान ही दर्शा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में हरियाणा में कौन कौन से दिग्गज कौन कौन सी पार्टी छोड़कर एक दल से दूसरे दल में कहां पर जाएंगे। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। आरक्षण की मांग को लेकर लड़ने वाले मराठा समाज के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने अब आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार को आखिरी चेतावनी दी है। इस आखिरी चेतावनी के बाद महाराष्ट्र सरकार अब हरकत में आई है।
राज्य के अपर मुख्य सचिव ने एक अध्यादेश निकाला है और महाराष्ट्र के सभी जिला अधिकारियों को कहा है कि जिला लेवल पर और तहसील लेवल पर एक कैंप लिया जाए और मराठा समाज को यहाँ पर कुणबी का सर्टिफिकेट दिया जाए। अपर मुख्य सचिव के मुताबिक राज्य में 54 लाख मराठाओं को अभी भी सर्टिफिकेट मिलना जरूरी है। मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार को कहा है कि अब अगले 3 से 4 दिनों में अगर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो मनोज जरांगे पाटिल 20 तारीख को अंतरवाली सराटी जालना से मुंबई की तरफ कूच करेंगे और 26 जनवरी को वो मुंबई में दाखिल होंगे। मनोज जरांगे पाटिल ने दावा किया है कि उनके साथ 3 लाख मराठा लोग वहां पर होंगे। कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। चुनाव से पहले जांच एजेंसियों का उद्धव गुट पर शिकंजा कसते जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी के बाद अब राज्य की जांच एजेंसियां भी एक्शन मोड पर है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उद्धव गुट के विधायक राजन साल्वी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर उनके घर और ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के बाद राजन साल्वी ने कहा कि उन्हें शिंदे गुट में बुलाया गया था, न जाने पर यह कार्रवाई की जा रही है। वो गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं, लेकिन उनके परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। गौरतलब है कि इसके पहले आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी माने जाने वाले सूरज चौहान को कोविड के समय हुए करोड़ों रुपए के खिचड़ी घोटाले के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। पीएमएलए कोर्ट ने सूरज चौहान को 22 जनवरी तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेजा है। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। वडोदरा में हुई घटना हादसा नहीं हत्या है, विपक्ष ने लगाया आरोप। 18 के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। गुजरात के वडोदरा में बच्चों के पानी में डूबने से हुई मौत के हादसे ने एक बार फिर कुंभकर्णीय नींद में सो रहे प्रशासन की पोल खोल दी है। अभी मोरबी पुल त्रासदी और सैकड़ों की डूबकर हुई मौत को लोग भूले भी नहीं थे कि वडोदरा के हरणी तालाब में तंत्र और आयोजकों की लापरवाही से 14 मासूम बच्चों और 2 शिक्षकों के डूबने से मौत हो गई। दरअसल कल शाम करीब 4:30 बजे न्यू सनराइज स्कूल के 60 से अधिक छात्र छात्राएं पिकनिक के लिए हरणी तालाब पहुंचे, जहां 14 की क्षमता वाली एक बोट में 27 लोग सवार हो गए, जिसमें 2 शिक्षक और 24 बच्चे थे। इसी दौरान अचानक नाव पलट गई और तमाम लोग पानी में डूबने लगे। इस हादसे में 2 शिक्षक और 14 बच्चों की मौत हो गई। नाव पर सवार 10 बच्चों को इस तरह से बचा लिया गया, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद वडोदरा पुलिस ने मामले में 18 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। श्रद्धालु को आने वाले श्रद्धालु को भी प्रभु श्री रामलला के 500 वर्षों के बाद, कई शताब्दियों के बाद दर्शन करके आनंद की अनुभूति होगी, अंतःकरण से उन्हें आनंद की अनुभूति होगी। इसके लिए भी बेहतर कोऑर्डिनेशन की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे कार्यक्रम अब तक सभी सकुशल संपन्न हुए हैं, 22 जनवरी का कार्यक्रम भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। भारत के विश्वास और लोक आस्था की पुनर्प्रतिष्ठा का, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हम लोग जनता जनार्दन और सभी आम जनमानस के सहयोग से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से, रामलला की कृपा से सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। आप सभी यहाँ पर इस भीषण शीतलहरी में हैं। मैं आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि अयोध्या की पल पल की घटनाओं को, पल पल की खबरों को आप देश तक पहुंचा रहे हैं और इस अपील को भी पहुंचाएंगे कि बिना प्रोग्राम के और बिना किसी उसके अगर लोग थोड़ा सा धैर्य रख करके अपनी बारी का इंतजार करने के साथ यहाँ के लिए कार्यक्रम के अनुसार आएंगे तो किसी को भी असुविधा नहीं होगी। इस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं और प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन इसमें भरपूर सहयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी होगा ताकि ऑडियंस को सभी चीजें इसमें की जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ लोकल स्तर पर हम लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और प्रदेश में हम लोगों ने इसके लिए बीट प्रणाली भी लागू करने के लिए कहा है, जो निचले स्तर तक लोगों से संवाद बना करके उनको लाने और उनको व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने में योगदान दे सके। जिला स्तर पे किस तरह की सुविधा लोगों को? देखिए, हर प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे ट्रेन्स आएंगी यहाँ पे, ऐसे ही लोकल स्तर पर हम राज्य से बसेज की व्यवस्था की तैयारी करेंगे।
हम नहीं, ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास इसके बारे में तय करेगा और जब से वो तय करेंगे तब से दर्शन की प्रक्रिया शुरू होगी। राम की पैड़ी से मीडिया को हटाया जाएगा कैसे? इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर आपको भारतीय वायुसेना की वायु शक्ति देखने को मिलेगी। कैसा लगा जब अग्निवीर का जब स्कीम आया था तो क्या सोचा आपने और परिवार में क्या आपने बोला कि आप सेना में जाना चाहती हैं? परिवार वाले मेरे बहुत खुश थे कि मेरी बेटी जा रही है अग्निवीर ज्वाइन करने, स्पेशली एयरफोर्स में। दे आर वेरी हैप्पी। तमाम उतार चढ़ाव हुआ जब अग्निवीर स्कीम जब लॉन्च हुआ तो ये कहा गया कि ये स्कीम फेल हो सकता है, कम समय के लिए नौकरी है, लेकिन जब आप स्कूल में होंगी तो आप टीवी पर गणतंत्र दिवस समारोह आपने देखा होगा, अब आप खुद वहाँ पर मौजूद रहेंगी। ये बहुत अच्छी स्कीम है हम यंग युवाओं के लिए। इससे हम अपना फ्यूचर आगे के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं और इस स्कीम ने तो मेरी बहुत मदद की है और बाकी लड़कियों के लिए भी ये स्कीम बहुत अच्छी है। ये महिला अग्निवीर जो कि भारतीय वायुसेना की हैं, जो कि इस बार पार्टिसिपेट करेंगी कर्तव्य पथ पर और अपना दमखम जो है भारतीय वायुसेना को दिखाने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पे प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसको लेकर पूरे देश में चर्चा है। लोग दूर दूर से अयोध्या पहुंच रहे हैं, लेकिन कोलकाता के राम मंदिर में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना वर्षों से हो रही है। लोग दूर दूर से इस राम मंदिर में आते हैं, पूजा करते हैं, भगवान के सामने यहाँ पे अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो वाकई भगवान राम को लेकर किस तरह से तैयारियां चल रही है कोलकाता के इस राम मंदिर में, आज से लेकर 22 जनवरी तक विशेष कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लोग पूजा अर्चना किया जा रहा है। 22 तारीख को बड़े धूमधाम से इस मंदिर में भी पूजा होगा। तो कह सकते हैं कि लोग कोलकाता के अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, वो कोलकाता के राम मंदिर इसी मंदिर में आ रहे हैं और भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। वाकई देखिए रामलला की जो पूरी यहाँ पे राम दरबार बनी हुई है और भक्तगण दूर दूर से आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं और हर किसी की मन्नत भगवान श्री राम के पूजा अर्चना से पूरी हो रही है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। देश विदेश से हजारों की तादाद में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचना शुरू हो चुके हैं और श्रद्धालु राम भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। और न्यूज़ 24 इस समय मौजूद है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए आखिरी गांव बकवाल में। यहाँ पर गांव वाले जो हैं वो राम भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। गांव वालों के अनुसार उन्हें भगवान राम ने खुद ऐसा आशीर्वाद दिया है कि वो अपने को बेहद ज्यादा खुशकिस्मत मान रहे हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गांव वाले हैं वो इस पत्थर की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि गांव वालों के अनुसार ये जो पत्थर है ये राम सेतु का पत्थर है। प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम से पहले जो है भगवान राम ने इन श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया है और गांव वालों ने सर्वसहमति से फैसला किया है कि वो अयोध्या जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो गाँव वाले घर में होंगे वो दीपक जलाएंगे। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 मकवाल गाँव। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लल्ला के नए मंदिर की पूजन है और उसको लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। 22 जनवरी को लेकर पटना के महावीर मंदिर में विशेष तैयारी की गई है। महावीर मंदिर में उस दिन विशेष कीर्तन का आयोजन किया गया है जो सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक चलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर दोपहर में जब अयोध्या में पूजन होगा उसके बाद यहाँ भी विशेष पूजन होगा और उसके बाद भक्तों को शुद्ध घी में बने हलवे का प्रसाद का वितरण होगा। महावीर मंदिर के व्यवस्थापकों के अनुसार जो राम मंदिर बना है उसमें महावीर मंदिर की तरफ से 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सोने का बना हुआ तीर और धनुष भी दिया गया है। पूरे पटना में अलग अलग 30 से ज़्यादा शोभा यात्रा निकलेंगी जो महावीर मंदिर के पास आके समाप्त होंगी और ये शोभा यात्रा पटना रामनवमी संघ के द्वारा निकाला जाएगा जो अलग अलग मोहल्लों में करीब 30 से ज़्यादा शोभा यात्रा निकाली जाएंगी। और इस वक्त पटना के डाक बंगले चौराहे पे 21,000 दियों से भगवान श्री राम की आकृति बनाई जाएगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंची सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ इस समय ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में रह रही है, जहां पर वो जय श्री राम के नारे लगा रही है, भारत माता की जय बोल रही है और उसके जो बच्चे हैं वो भी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं।
फिलहाल जो सीमा हैदर है, सीमा हैदर को आज यहाँ पर डॉक्टर AP सिंह अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और उनको जो है यहाँ पर सनातन के धर्म में दाखिल होने के लिए इन लोगों ने पूरी तरीके से अपनाया है और सनातन धर्म के लिए जो सीमा हैदर जो अब सचिन मीना बन गई है, सचिन मीना के साथ में अपने परिवार के साथ यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाती दिखी है। साथ ही अपने बच्चे के साथ हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो करती हुई दिखी है। फिलहाल जो सीमा हैदर है सचिन मीना के साथ मिलकर के अनाउंस किया है कि वो अयोध्या धाम जाएगी और वो पैदल जाएगी। ये अभी तय नहीं है क्योंकि ये कब जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जांच एजेंसियां अभी तक जांच कर रही हैं सीमा हैदर को लेकर के अभी जांच एजेंसियों ने कोई अपनी फाइनल रिपोर्ट नहीं पेश की है। कैमरा पर्सन अभय के साथ में मोहम्मद यूसुफ, ग्रेटर नोएडा, न्यूज़ 24। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होने को लेकर पूरे देश में उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक शख्स ने 20 किलो बिस्कुट से महज अयोध्या धाम बना दिया। भगवान राम की हूबहू अयोध्या धाम को इस शख्स ने बनाया है। ये छोटन घोष है और करीब महज 5 दिनों में पूरी अयोध्या धाम बनकर तैयार हो गई। छोटन घोष इसके पहले भी कई कार्यक्रम कर चुका है। ये कूड़े से बाइक को भी बना चुका है, कबाड़ों से भी बना चुका है और छोटन घोष इस बार चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि 22 जनवरी को लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं भगवान राम जन्मभूमि पे दर्शन करने के लिए। तो वाकई दुर्गापुर का रहने वाला ये शख्स पूरा अयोध्या को सिर्फ 20 किलो बिस्कुट से बना दिया है और जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से दुर्गापुर पहुंच रहे हैं। वाकई इसे देखकर लोग सराह रहे हैं और छोटन घोष की तारीफ भी कर रहे हैं। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, दुर्गापुर। कश्मीर घाटी में दिसंबर 2023 से जारी सूखी सर्दी के कारण यहाँ जनवरी के महीने में भी बारिश और बर्फबारी का कोई नामो निशान नहीं है, जिसके चलते अब सीधा इसका जो असर है वो आम लोगों के जन जीवन में पड़ता नज़र आ रहा है। पहले यहाँ पर्यटन जो है ख़ासतौर पर प्रभावित हुआ था, लेकिन अब जो प्रभाव है वो कश्मीर घाटी में इलेक्ट्रिसिटी उत्पाद पर भी पड़ा है और इसी के चलते सरकार ने आदेश जारी किया है कि आज से कश्मीर घाटी में लोगों को और पावर कटौती का सामना करना होगा। यानी अब लोगों को और ज़्यादा अंधेरे का सामना करना पड़ेगा और वो भी तब जब कश्मीर घाटी में तापमान लगातार रात के दौरान 0 से नीचे माइनस में रिकॉर्ड किया जाता है और लोगों को ज़्यादा ज़रूरत रहती है बिजली की अपने घरों को खुद को गर्म रखने के लिए। ऐसे में ये जो है बिजली कटौती अब लोगों के लिए एक बड़ी मुश्किल बन जाएगी। कैमरामैन मुजुब रशीद के साथ आसिफ श्रीनगर, न्यूज़ 24। अब उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में भी प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग कराई जाएगी। दरअसल निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूलों में निगरानी व सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने, बच्चों के नामांकन, उनकी उपस्थिति बढ़ाने के लिए ऐसी गतिविधियों को करने के लिए कहा गया है। सरकार ने इस बात पर लगातार प्रयास कर रही है कि प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में भी निजी स्कूलों की तर्ज पर गतिविधियां होनी चाहिए, जिससे न केवल सरकारी स्कूल में बच्चों और अभिभावकों को रुझान बढ़ेगा बल्कि टीचर्स और पेरेंट्स दोनों के बीच एक दूसरे को समझकर बच्चे के शैक्षिक विकास पर ध्यान दे, इसलिए ये प्रयोग शुरू किया गया है। इसके अलावा सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि निजी स्कूलों की तर्ज पर हर साल एक वार्षिक उत्सव भी मनाया जाए चाहिए, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ पूर्व छात्र को आमंत्रित किया जाए। ऐसा करने से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छा माहौल मिलेगा और स्कूल में सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स को लेकर के भी कल्चरल एक्टिविटी भी प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में लागू कर दी गई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24।